तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये वो टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं खुद अपने टाइम पे इस टॉपिक से बहुत दिमाग खराब होता था इस टॉपिक से। बट ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में पक्का आता है। टॉपिक है ट्रांजिस्टर। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर के बारे में बात होती है जिसकी एप्लीकेशंस होती हैं तीन: ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और स्विच। तीन तरीके से ट्रांजिस्टर का यूज होता है: एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर और एज अ स्विच। तो आज ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सोच तो रहा था कि पहले ये करा दूं, लेकिन फिर भी ट्रांजिस्टर के बेसिक तो बताने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ट्रांजिस्टर के बेसिक समझते हैं अपन। तो ट्रांजिस्टर होता क्या है, अगर फोटो मैं दिखा दूंगा वीडियो में, अदरवाइज जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ब्लैक सा स्पॉट होता है, इसके तीन पाँव होते हैं ऐसे। जब डायोड की तरह, डायोड में दो पाँव होते हैं, ये ट्रांजिस्टर में तीन पाँव होते हैं। इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ करा जाता है। ये इसकी डिजाइनिंग होती है ड्रॉ करने की। ये इसके तीन पाँव होते हैं। अब इसमें ये वाला पाँव, ये EBC, ABC की जगह EBC नाम चलता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर दो तरह से बनाए जाते हैं, या तो NPN यानी कि दो N के बीच में एक P रख दिया, या फिर इसका उल्टा यानी कि PNP, दो P टाइप उनके बीच में एक N टाइप। पर ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये चीज कॉमन रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब होता क्या है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, सबसे पहले एक एक करके पहले तो इन तीन चीजों की बात करनी होगी हमको: एमीटर की, बेस की और कलेक्टर की। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं ये। तो एमीटर के नाम से ही पता लग रहा है कि ये चार्ज कैरियर को एमिट करने का काम करता है। ये चार्ज कैरियर को एमिट करने का काम करता है। अब चार्ज कैरियर्स कौन से हो सकते हैं? हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स हो, या हो सकता है होल्स हो। वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजिस्टर कौन सा है। जैसे इस केस में एमीटर आपका N है, नेगेटिव है, तो इस केस में चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस केस में यहाँ पे ये होल्स हैं, तो यहाँ पे आपका एमीटर एमिट करेगा होल्स। बेस यहाँ पे एक रास्ता प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ एक रास्ता। क्यों और इसकी जरूरत क्या है? देखो यहाँ पे ये NPN है, तो इसमें दोनों तरफ नेगेटिव है यहाँ पे। तो ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव की तरफ क्यों जाएगा? रिपल्शन होगा, इसीलिए बीच में एक पॉजिटिव डाल दिया, ताकि ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है ये इसको खींच सके। तो यहां से यहां तक ये आ जाए अट्रैक्शन की वजह से। सेम काम यहाँ पे होगा। अगर बेस ना होता तो ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव में आता ही नहीं, क्योंकि रिपल्शन होता, इसीलिए बीच में नेगेटिव डाल दिया। तो यहां से पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आ जाते हैं। तो बेस का काम होता है एक पाथ प्रोवाइड करना, सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करना। और कलेक्टर का काम क्या होता है? इसके पास खुद के चार्ज कैरियर्स तो होते ही होते हैं, ये एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है। एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर से मेरा मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या होल्स जो कहां से आए हैं? जो एमीटर से आए हैं। एमीटर ने जो एमिट कर करके भेजे हैं वो यहां पे आते हैं। तो जो एक्स्ट्रा, जैसे NPN, इसका नाम होता है NPN ट्रांजिस्टर, और इस वाले का नाम होता है PNP ट्रांजिस्टर। तो कलेक्टर की बात करूं तो NPN वाले में ये इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स खुद के पास तो थे ही, और इससे और लेगा। और इसमें होल्स खुद के पास थे, ये इससे और लेगा। ये इनका पहला पॉइंट। दूसरी बात देखो, इसने एमिट करना है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को, तो इसलिए इसकी डोपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी डोपिंग मैक्सिमम ही होनी चाहिए, अदरवाइज तो ये चार्ज कैरियर्स को एमिट कैसे करेगा? फिर इसकी डोपिंग की बात करूं तो इसकी डोपिंग ये कम होनी चाहिए एमीटर से। अगर ज्यादा हो गई फिर तो ये खुद बन जाएगा एमीटर। और जो ये बेस होगा इसकी डोपिंग मिनिमम होती है। मिनिमम क्यों होती है उसका लॉजिक अभी बताता हूं। अब इसकी डोपिंग मिनिमम क्यों होती है इस बारे में बात कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, जैसे मान लो, जैसे अच्छा अभी
बात करूंगा इसके बारे में, पहले एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, फिर दूसरी बात कर लेते हैं हम साइज की। साइज सबसे बड़ी होनी चाहिए कलेक्टर की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहा है। इसकी साइज मीडियम, मतलब कलेक्टर से कम होगी, बेस से ज्यादा। इसकी साइज भी मिनिमम होगी बेस की। अब दोनों बातें कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा। उससे पहले ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि एमीटर हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर हमेशा ही रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपका एमीटर है एन टाइप का तो ये जुड़ेगा बैटरी के नेगेटिव से, और रिवर्स बायस का मतलब है कि अगर आपका जो कलेक्टर है, अगर कलेक्टर है सपोज एन टाइप का, तो ये जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव से। ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। और ऐसा क्यों होगा देख सकते हैं। एमीटर का काम है चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करना, तो इसका काम है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे जाएं। अब ये एन टाइप का है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे कब जाएंगे, जब एन को मैं बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूंगा। अगर मैंने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया इसको, तो पॉजिटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच लेगा इस तरफ, आगे थोड़ा ना जाने देगा। और सेम बात यहां पे है पीएनपी में कि एमीटर को का काम है कि इस होल्स को पॉजिटिव वाले को यहां से कलेक्टर की तरफ ले जाए। तो तभी ले जाएगा जब बैटरी के प्लस से जोड़ूंगा इसको, तभी तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, अदरवाइज माइनस वाला तो उसको वापस खींच लेगा। फिर रहा सवाल कलेक्टर का, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वो यहां से मूव करके यहां तक आए हैं, अब उनको यहां पे आना है, आगे खींचना है, बाहर खींचना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना है तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे बैटरी का प्लस जोड़ना होगा, तभी तो वो प्लस इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। अगर यहाँ पे मैंने इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, फिर तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है उसको ये कलेक्टर अगर पॉजिटिव हुआ तभी और खींच पाएगा। ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे है, जो प्लस वाला वो यहां पहुंचा है तो उसको और आगे जाना है, तो तब जाएगा जो वो बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ हो। फिर बात आती है बेस की, कि डोपिंग और साइज मिनिमम क्यों होते हैं। रियल में क्या होता है, बैटरी कलेक्टर की होती है वो स्ट्रांग होती है, कलेक्टर को स्ट्रॉन्गर बैटरी चाहिए होती है एज कंपेयर टू एमीटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एमीटर ने तो सिर्फ धक्का मारना है आगे की तरफ, जबकि कलेक्टर ने उसको खींचना भी। जैसे ये आपका कोई ट्रांजिस्टर है, जैसे सपोज मैंने पीएनपी बना लिया, तो यहाँ पे होल्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी होल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो रियल में क्या होता है, जैसे मान लो यहां से 100 होल्स से चले इस तरफ, अब क्या होगा इसमें, जब ये होल्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस होल ये तो न्यूट्रल हो जाता है या आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मान लो यहां से 100 होल्स चले, तो इसकी जो डोपिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है कि 5 होल्स ये 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर के ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, मतलब खत्म हो जाएंगे। और यहां पे कितने पहुंच जाएंगे, 95 होल्स यहां तक पहुंच जाएंगे। हम इस तरह से डोपिंग करते हैं। अगर आपने बेस की डोपिंग ज्यादा कर दी तो क्या होगा, यहां से 100 होल्स चलेंगे तो हो सकता है कि 70 होल्स तो यहां खत्म हो गए, तो यहां पहुंचेंगे 30 होल्स। जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे हम इसकी बेस की, उतने ही चार्ज कैरियर्स हमारे वेस्ट हो जाएंगे। ये वेस्ट हो रहा है ना, ये वेस्टेज है। तो इसीलिए हम बेस की डोपिंग मिनिमम करते हैं। पहली चीज तो ये कि मिनिमम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम चार्ज कैरियर्स का लॉस कम से कम कर सकें। दूसरी बात, साइज भी मिनिमम क्यों, अगर साइज बड़ी होगी तो फिर वही बात है, जितनी ज्यादा साइज होगी इसकी विड्थ होगी, उतने ही ज्यादा होल्स के चांस हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर के खत्म हो जाने के। इसलिए साइज भी कम रखते हैं इसकी, ताकि एक होल फटाफट से यहां से जल्दी से यहां से यहां पहुंच जाए, चांस कम हो कि वो न्यूट्रलाइज एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो जाए। तो इसलिए हम ये बात हमेशा याद रखेंगे और आपके हमेशा यही चलेगा कि जो डोपिंग होती है बेस की वो इस तरह से होती है कि 5% ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये इनको न्यूट्रलाइज करता है बेस। 5% चार्ज कैरियर्स जो एमिटर से आ रहे हैं उनको बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, और बाकी 95%
चार्ज कैरियर्स कहाँ पहुंच जाते हैं, कलेक्टर में। इसलिए ये रिलेशन ऐसे लिखा भी जाएगा हमेशा कि जो बेस करंट होगा वो हमेशा 0.05 टाइम्स ऑफ एमीटर करंट, और जो कलेक्टर करंट होगा वो 0.95 टाइम्स ऑफ एमीटर करंट। इस तरह से जनरल डोपिंग करी जाती है, ये जनरल है डोपिंग। तो ये कुछ बातें थी ट्रांजिस्टर के बारे में। इसके बाद अब हम आगे की बात कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स किसी में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ट्रांजिस्टर का बेसिक था। अब हम ट्रांजिस्टर को पहले फॉरवर्ड और रिवर्स सॉरी कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ेंगे। पहले तो ट्रांजिस्टर जिस तरह से काम करता है उस तरह से हम तीन तरह से गेन्स को डिफाइन करते हैं। हमारे पास करंट की गेन को डिफाइन करने का ऑप्शन होता है। करंट हमें गेन हुआ या लॉस हुआ, ऐसे हमें वोल्टेज के लिए गेन या लॉस निकालना होता है, और सेम ऐसे ही हमें पावर के लिए भी गेन या लॉस निकालना होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सबके लिए आउटपुट अपॉन इनपुट, इनका रेशियो सब में यही रहेगा। रेशियो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट का। पर आउटपुट क्या, तो अगर करंट गेन की बात हो रही है तो आउटपुट करंट होगा, इनपुट भी करंट होगा। जब वोल्टेज गेन की बात हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज होगा और इनपुट भी वोल्टेज होगा। और पावर गेन की बात हो रही है तो आउटपुट पावर होगी और इनपुट भी पावर होगी। अब इसमें जब ट्रांजिस्टर की बात हमने करी तो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो, जिसे हमने पहले तो हमने ट्रांजिस्टर को इस तरह से बना दिया था, जैसे पीएनपी या ऐसे था, लेकिन रियल में जब हम यूज करते हैं तो हम ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसे बनाते हैं। ऐसे गोला बनाएंगे और इस तरह से डंडा निकाल देंगे। ये वाला जो पार्ट होता है ये एमीटर कहलाता है, ये वाला एमीटर है, ये वाला पार्ट बेस, ये वाला पार्ट कलेक्टर। ये कलेक्टर है, ये वाला पार्ट आपका बेस हो गया और ये वाला पार्ट आपका एमीटर हो गया। ये इसके कनेक्शंस हो गए। अब यहां तो मैंने पीएनपी को बनाना था तो इस तरह से बना दिया, लेकिन यहां पे कैसे पता लगेगा कि पीएनपी है या एनपीएन है? बहुत सिंपल ट्रिक होती है। पी इज फॉर प्रवेश, आना, किसी चीज का अंदर आना। तो अगर आप पीएनपी बना रहे हो तो आपने एरो ऐसे बनाना है। जैसे आपने एरो ऐसे लगाया तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा बन गया? पीएनपी। और अगर आपने एनपीएन बनाना होता तो एनपीएन एन होता है, एन इज फॉर निकास, निकास यानी कि बाहर निकलना किसी चीज का। तो इसमें आप एरो को ऐसे बना दो तो ऑटोमेटिकली ये आपका एनपीएन बन गया। ऐसा क्यों होता है वो भी हम समझ जाएंगे, बट अगर आप ऐसे याद रख सकते हो तो थोड़ा डायग्राम बनाने में आसानी होगी। अब हमारे पास में तीन टर्मिनल हैं, एक को हम इनपुट, एक को हम आउटपुट कर सकते हैं और एक रह जाएगा हमारे पास में कॉमन। तो इसलिए हम ट्रांजिस्टर को तीन तरह से जोड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर के तीन तरह से पॉसिबल है। या तो आप बेस को कॉमन कर लो, या फिर आप कॉमन कर लो एमीटर को, या फिर आप कॉमन कर लो कलेक्टर को। कलेक्टर को कॉमन करने का कोई यूज नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, इसलिए इस केस को हम डिस्कस करते ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये दोनों केसेस बिल्कुल डिस्कस किए जाते हैं, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन एमीटर की, तो जब आपको एमीटर को कॉमन में जोड़ना है तो जुड़ेगा किस तरह से एमीटर? अगर मैं इसको डायग्राम में, अब मुझे इस वाले डायग्राम को फॉलो करना है, इस तरह से भी बना सकते हैं, बट मेनली आपको एग्जाम में ऐसे बनाना होता है। तो आप इसको कुछ ऐसे बनाओगे, ये आपका बेस वाला रीजन ऐसे आ जाएगा, एमीटर वाला रीजन ऐसे आ जाएगा और कलेक्टर वाला रीजन ये ऐसे आ जाएगा। इस तरह से। या अब ये ट्रांजिस्टर कौन सा चूज करना है वो मेरी मर्जी है। तो मान लो मैंने चूज कर लिया एनपीएन, तो मेरा जो एमीटर है वो एन टाइप का है और ये भी एन टाइप का है। और जब हमने इसको जोड़ दिया है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे ये बेस है, ये अच्छा, जब एमीटर कॉमन होगा, जब एमीटर कॉमन है तो जो इनपुट आउटपुट होंगे वो बेस और कलेक्टर में से होगा। तो यहाँ पे ये हमारा इनपुट हो जाएगा और कलेक्टर हमारा आउटपुट हो जाएगा। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता भी है, अदरवाइज हम खुद भी जोड़ते हैं ताकि करंट को कंट्रोल कर सके हम। तो इस तरह से हम डायग्राम को यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर यूज करा है एनपीएन, तो हमारा एमीटर है एन।
एमीटर होता है फॉरवर्ड बायस में, तो इसलिए N को जोड़ेंगे हम बैटरी के माइनस से और प्लस से जुड़ जाएगा बेस। कलेक्टर N है और निगेटिव, और ये हमारा रिवर्स बायस में होना चाहिए, तो रिवर्स बायस में इसलिए इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। और इस बैटरी को मैं स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। स्ट्रॉन्गर क्यों बनाऊंगा? क्योंकि साइज तो बराबर होती है कलेक्टर और एमीटर की, लेकिन कलेक्टर को खींचना होता है, इसलिए इसको ज्यादा पावर चाहिए होती है खींचने के लिए। जो कलेक्टर होता है हमारे पास, कलेक्टर के पास में खुद की साइज तो है ही, खुद के पास खुद के चार्ज कैरियर्स तो है ही, यहाँ से और आते हैं और फिर इसको खींचना होता है, तो इसलिए इसको पावर ज्यादा चाहिए होती है। तो ये जो बैटरी होती है ये स्ट्रॉन्गर बैटरी चाहिए होती है हमारे को। तो यहाँ पे इस बैटरी का नाम मैं क्या रख सकता हूं? ये वाली बैटरी जुड़ी हुई है कलेक्टर और एमीटर से, तो VCE। ये वाली बैटरी जुड़ी हुई है एमीटर से और बेस से, तो VBE या VEB कुछ भी रख सकते हैं। फिर करंट की बात करें तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है। ये वाला करंट जा रहा है बेस में, इसीलिए इस करंट का नाम होगा बेस करंट। और फिर यहां से देखा जाए नेगेटिव से, तो नेगेटिव के अंदर करंट आता है। अब जब करंट यहां से जा रहा है तो जाहिर सी बात है करंट यहां से आ रहा होगा। ये एमीटर है, तो जो करंट एमीटर से निकल रहा है वो एमीटर करंट I के नीचे E। फिर यहां देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, करंट यू जा रहा होगा, और ये करंट जा रहा है कलेक्टर में, इसलिए ये करंट होगा IC। रेजिस्टेंस का नाम देना है, ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कलेक्टर से तो इसको RC लिख देंगे। ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है बेस से तो इसको RB लिख देंगे। यहां पे अब आप डायग्राम देख सकते हो, देखो बेस करंट ऐसे आ रहा है, बेस करंट ऐसे आ रहा है, कलेक्टर करंट ऐसे आ रहा है, और फिर एमीटर करंट यूं जा रहा है। तो देख सकते हो कि जो एमीटर करंट है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट दोनों के सम के बराबर है। और ऐसा हमेशा होगा, ऑलवेज, कभी भी ऐसा नहीं होगा क्या होगा कि ये ना हो, यही होगा, ऑलवेज वैलिड। इनफैक्ट एक बात और भी है जो वैलिड होगी, वो ये होगी, बेस करंट हमेशा 5% होगा एमीटर करंट का। ये पहले भी बता दिया, बट याद रखने वाली बात होती है। हम डोपिंग इस तरह से ही करते हैं, बाकी सारा कलेक्टर करंट होता है कलेक्टर करंट। तो इस केस में अगर मैं बात करूं करंट गेन की, तो करंट गेन क्या होगा? करंट गेन को मान लो मैंने अल्फा लिख लिया, तो जब हमारा एमीटर कॉमन था तो हमारा इनपुट कौन है? बेस। आउटपुट कौन है? कलेक्टर। तो करंट गेन में क्या होगा? आउटपुट करंट, आउटपुट करंट किसका होगा? कलेक्टर का। तो यहां पे करंट आएगा कलेक्टर का, और इनपुट में ये बेस का करंट होगा, तो इसको लिखूंगा मैं IC अपॉन IB। अब अगर कलेक्टर और बेस की बात करें तो यहां बताया था अभी कि जो बेस करंट होता है वो एमीटर करंट का 0.005 होता है, बाकी जो बचेगा 95 वो कौन है? कलेक्टर। तो जाहिर सी बात है जो कलेक्टर करंट है वो बहुत ज्यादा होता है बेस करंट से, तो जो कलेक्टर करंट की वैल्यू आती है वो बहुत ज्यादा आती है बेस करंट से। इसीलिए जो हमारा करंट गेन था अल्फा, उसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आती है, तो हमारा करंट गेन हो जाता है। और यही रीजन होता है कि हम इसको एम्पलीफायर में यूज करते हैं, क्योंकि करंट हमारा बढ़ जाता है इस केस में। ऐसे आप वोल्टेज गेन डिफाइन कर सकते हो, तो वोल्टेज कलेक्टर का बटे में वोल्टेज बेस का, वोल्टेज ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो ऊपर कलेक्टर के लिए नीचे बेस के लिए। अभी ये तो फिर से वो बन गया जो हमारा करंट गेन का सिंबल था अल्फा, और ये रह गया RC बाय RB। तो हमको कितना वोल्टेज गेन चाहिए उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। और ऐसे ही आप पावर गेन भी निकाल सकते हो, तो पावर होती है I²R, तो यहाँ पे IC²RC, ये कलेक्टर के लिए पावर, और बेस के लिए पावर वो ये आ जाएगी। तो पावर गेन हो जाएगी आपकी अल्फा स्क्वायर टाइम्स RC बाय RB। तो चूंकि हमारे सारे गेन पॉजिटिव हैं कॉमन एमीटर में, इसीलिए कॉमन एमीटर को ही यूज करा जाता है मोस्टली। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज करते हो आप एम्पलीफायर में। इनफैक्ट आपकी जो तीनों एप्लीकेशन है, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और स्विच, तीनों में आप यही यूज करोगे, कॉमन एमीटर ही यूज करोगे। कॉमन बेस को यूज करोगे ही नहीं, सब में यही यूज होगा। हाँ, कॉमन बेस को हम पढ़ जरूर लेंगे। तो अगर आपको बेस को कॉमन रखना हो तो डायग्राम कैसे बनेगा,
जब आपको बेस को कॉमन रखना है तो आप सिंपली डायग्राम ऐसे बना लो, ये आपका एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब की बार हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देंगे, बैटरीज को जोड़ना है। पिछली बार मैंने एनपीएन लिया था, अब की बार हम पीएनपी ले लेते हैं। तो ये एमीटर, ये पी, ये भी पी और ये एन। तो एमीटर पी टाइप का है, फॉरवर्ड बायस में जुड़ेगा तो बैटरी के प्लस से जुड़ेगा, और ये रिवर्स बायस में तो ये बैटरी के माइनस से जुड़ेगा। बैटरी को स्ट्रॉन्गर बनाना है, ये बात याद रखनी है। इस बैटरी का नाम, ये बैटरी जुड़ी हुई है कलेक्टर और बेस से तो VCB, ये वाली बैटरी जुड़ी हुई है एमीटर और बेस से तो VEB। फिर मैं RE रख दूंगा क्योंकि ये एमीटर से जुड़ा हुआ है, ये कलेक्टर से जुड़ा हुआ है तो RC हो गया। फिर करंट का डायरेक्शन, तो ये बैटरी का प्लस है तो करंट यू जा रहा होगा, और ये एमीटर में जा रहा है इसलिए IE। यहां करंट जाएगा तो यहां से करंट बाहर आएगा, ये रीजन बेस है तो बेस करंट वर्सेस, और फिर यहाँ पे एमीटर करंट। तो कॉमन बेस वाले में हमने ये दिखा दिया था कि एमीटर करंट के ही पार्ट होते हैं। तो ये रिलेशन हमेशा ही वैलिड होता है कि एमीटर करंट से ही बेस करंट और कलेक्टर करंट पैदा होते हैं, तो दोनों के जोड़ के बराबर होता है एमीटर करंट। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर है कि एमीटर करंट हमेशा कलेक्टर करंट से ज़्यादा होगा क्योंकि वही तो सोर्स है। इनफैक्ट ये रिलेशन भी काम करता है, तो जो भी एप्लीकेशन जहाँ पर भी ट्रांजिस्टर का कुछ बात आए, आप ये इक्वेशन तो लिखोगे ही लिखोगे हमेशा, ये वाली और लिख देना, ठीक है, बढ़िया है, लिख सकते हो। अब अगर हम करंट गेन की बात करें, कितना करंट गेन होगा, तो करंट गेन अब जब कॉमन बेस है तो एमीटर हमारा होगा इनपुट और कलेक्टर होगा आउटपुट। तो करंट गेन में इसको मैं लिख रहा हूं बीटा, तो ये होगा आउटपुट बटे में इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पे कलेक्टर है और इनपुट यहाँ पे एमीटर है, तो कलेक्टर अपॉन एमीटर करंट। अब एमीटर करंट तो बड़ा है कलेक्टर करंट से, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये रेशियो 1 से कम हो गया, तो करंट गेन 1 से कम हो गया। तो कॉमन बेस वाले में करंट गेन 1 से कम हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं वोल्टेज गेन की, तो वो भी नॉर्मली 1 से कम हो सकता है। अगर आप डिपेंड करता है आप इस रेशियो का क्या करते हो, जो रेजिस्टेंस कलेक्टर वाला है और जो रेजिस्टेंस एमीटर वाला है, इसका रेशियो आप क्या रखते हो। तो इनका रेशियो चेंज करके हो सकता है तो आप वोल्टेज गेन को 1 से बड़ा कर सकते हो, बट नॉर्मली देखा जाए तो वोल्टेज गेन भी 1 से कम और पावर गेन भी 1 से कम, क्योंकि वोल्टेज गेन आएगा तो वोल्टेज गेन भी आएगा I इंटू R। तो यहाँ पे आउटपुट कलेक्टर और इनपुट यहाँ पे है हमारा एमीटर, तो ये तो 1 से छोटा होगा ही होगा। अगर ये 1 से बड़ा कर दोगे तो शायद 1 से बड़ा कर भी दो, लेकिन नॉर्मली 1 से कम होते हैं। इसीलिए हम कॉमन एमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉमन एमीटर वाले केस में करंट गेन 1 से बड़ा आया था। अगर याद हो तो कॉमन एमीटर वाले केस में जो अल्फा आया था वो आया था हमारे पास में कलेक्टर करंट अपॉन में यहाँ पे आया था बेस करंट। तो बेस करंट बहुत छोटा होता है कलेक्टर करंट से, तो ये बहुत बड़ा होता है। इसीलिए ट्रांजिस्टर की चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, सब में हम कॉमन एमीटर ही यूज करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं मिलेगी आपको अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, तो अल्फा को मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ है तो दोनों करंट गेन, ये भी करंट गेन है और ये भी करंट गेन है, पर इसको मैंने मान रखा है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, इसको मैंने मान रखा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर मैं दोनों की वैल्यूज लिखूं तो अल्फा जब एमीटर कॉमन है तो आउटपुट होता है कलेक्टर और इनपुट होता है बेस, तो अल्फा की वैल्यू ये आती है। और जो बीटा होता है, बीटा कॉमन बेस वाले में है तो आउटपुट तो कलेक्टर होगा पर इनपुट हो जाएगा एमीटर। तो हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि एमीटर करंट की जगह आप ये लिख दो कि एमीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू लिख लो, तो कलेक्टर करंट और नीचे एमीटर करंट की जगह लिख दिया बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करने से ये ऊपर आ जाएगी तो एलसीएम ले पाए, मतलब हम उस टर्म्स को ब्रेक कर पाएंगे। तो अगर मैंने दोनों टर्म्स को रेसिप्रोकल कर लिया तो ये वाली टर्म ऊपर आ गई, ये वाली टर्म नीचे आ गई। अब इनको अलग अलग कर सकता हूँ, मतलब इसको साथ में लिख सकता हूँ और फिर प्लस के साथ इसको अलग लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 बाय बीटा इक्वल्स टू IB बाय IC प्लस IC बाय IC, तो ये तो 1 हो गया। अब IB बाय IC, करंट गेन अल्फा की जब बात हुई थी कॉमन एमीटर में तो वो था IC बाय IB, उसमें कलेक्टर करंट ऊपर था, इसमें कलेक्टर करंट नीचे है, इसमें बेस करंट नीचे, इसमें ऊपर, मतलब ये अल्फा का उल्टा है। अल्फा IC बाय IB है तो ये जो चीज है ये 1 बाय अल्फा है,
1 बाय अल्फा क्या होगा, आई बी बाय आई सी, ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो 1 बाय बीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाय अल्फा प्लस 1। अब इसके बाद आंसर डिपेंड करता है कि आपको बीटा के फॉर्म में चाहिए या अल्फा के फॉर्म में। अगर बीटा के फॉर्म में चाहिए आंसर आपको, तो बस इसको अब रेसिप्रोकल कर दो तो ये आंसर आ गया। तो कई बार जो ऑप्शन होता है वो ऐसे चूज करना होता है, कई बार अल्फा के टर्म्स में आंसर चाहिए होता है। तो अल्फा के टर्म्स में आंसर चाहिए तो ये जो इक्वेशन है आपके पास में, इसमें से 1 बाय अल्फा को अलग लिख लो, 1 बाय बीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा बाय बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आएगी बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। कई बार ऑप्शन में से जब चूज करना होता है तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ये भी हो सकता है ये भी कोई एक ऑप्शन होगा। अच्छा, इसमें याद रखना एग्जाम में जब आपको ये दिया जाए तो पॉसिबल है कि अल्फा को वो करंट गेन कॉमन बेस में ले ले, वो डिपेंड करता है कि आप वैल्यू क्या रख रहे हो। मैंने अल्फा को कॉमन एमीटर में लेकर के कराए, हो सकता है अगर एग्जाम में ऐसे दिया होता कि अल्फा मान लो उसने दे दिया होता आपको कॉमन बेस वाला और बीटा उसने आपको दे दिया होता कॉमन एमीटर वाला, तो फिर इनकी वैल्यूज आप इंटरचेंज कर सकते हो आंसर में। तो आपका आंसर, अगर एग्जाम में उसने अल्फा को ले लिया करंट गेन, वो कौन से में ले लिया, कॉमन बेस में ले लिया होता, और बीटा को ले लिया होता करंट गेन कॉमन एमीटर में, तो हमारा आंसर क्या आता, जैसे यहाँ पे हमारा आंसर आया था, अभी नॉर्मली आंसर आया था हमारा बीटा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा। तो ये आंसर मॉडिफाई हो जाता कैसे, आप अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दो, तो जहाँ पे बीटा है वहाँ पे अल्फा और जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे बीटा, तो आपका आंसर ये हो सकता है। और जो दूसरा रिलेशन आया था अल्फा वाला, वो आया था बीटा 1 माइनस बीटा, तो ये रिलेशन आपका इंटरचेंज हो जाएगा, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि वो किसको अल्फा किसको बीटा डिफाइन कर रहा है, उससे फर्क पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं अब वो हम एक एक पार्ट में अलग करेंगे, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और स्विच। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगा हो तो मुझे बताएं क्या दिक्कत रह गई।